Hello everyone and welcome back to the channel. So guys, we are back with another session for your UPSC CSAT comprehension practice, and in this session we'll be covering the previous year passages from the year 2020, and this is the third part of the the same year. तो इससे पहले हमने दो पार्ट्स में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर किए हैं 2020 के ही, और ऐसे ही हम इस सीरीज में 2014 से लेके सारे पैसेजेस कवर करते आ रहे हैं सभी ईयर्स के, और हम 2023 तक जाके हम सारे पैसेजेस आगे डिस्कस भी करेंगे। तो अगर आप नए हो यहाँ पे तो इस सीरीज़ को भूलिएगा मत, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन। ठीक है, तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, दैट इज़ द फीडबैक दैट यू कैन गिव अस, और आपका कोई भी इनपुट है तो डू शेयर इट इन द कॉमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। तो चलो गाइज, आज का सेशन शुरू करते हैं। But before we go any further, I have the best thing available for you. Okay, this is a comprehensive guidebook that we have launched for your UPSC CSAT preparation. इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सबके बारे में डिटेल्ड में आपको सिलेबस, स्ट्रैटेजी, सोर्सेज सब प्रोवाइडेड है, एंड दिस बुक इज absolutely free of cost, zero cost. The link for this ebook is given in the description of this video. You can download this book and get benefited. तो स्टार्ट करिए यहाँ से और अपनी प्रेपरेशन को एक स्मूथ लाइन, स्ट्रीम लाइन बना लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हेल्पफुल बुक, सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड दिस। तो चलो गाइज, शुरू करते हैं। आज हम कुछ लेवल 2 लेवल 1 पैसेजेस डिस्कस करेंगे, और अच्छे पैसेजेस हैं। ठीक है, इनको ज़रूर देखिएगा और ज़रूर इनसे समझिएगा कि कैसे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं और कैसे हमें उनको सॉल्व करना होता है। तो पहला क्वेश्चन है, वी आर गिवन 3 अजम्पशंस, हमें 4 अजम्पशन दी हुई हैं, 3 भी नहीं, 4 अजम्पशन दी हुई हैं, और हमें बताना है इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो चलो गाइज, पैसेज पढ़ते हैं पहले ध्यान से। Although most of the genetically modified crops, GM crops जिनको हम बोलते हैं ना, although most of the genetically modified crops cultivated now are genetically engineered for a single trait. ठीक है, आजकल जो कह रहे हैं कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो सिर्फ एक सिंगल ट्रेट के लिए इंजीनियर की जाती हैं इन फ्यूचर। ठीक है, लेकिन अब वो फ्यूचर की बात कर रहा है। इन फ्यूचर क्रॉप्स जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर मोर देन वन ट्रेट विल बी द नॉर्म। लेकिन आगे चल के फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एक से ज़्यादा ट्रेट, एक से ज़्यादा क्वालिटी, ट्रेट होता है क्वालिटी, तो एक से ज़्यादा क्वालिटी के लिए डेवलप की जाएंगी। जैसे मान लो बीटी कॉटन है या बीटी ब्रिंजल है, बीटी कॉटन इज अ जीएम क्रॉप, उसको एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए बनाया गया है, लेकिन आगे चल के देखने को मिलेगा बहुत सारी ट्रेट्स एक ही क्रॉप में आपको देखने को मिला करेंगी इन फ्यूचर। तो अब उसने क्या कहा इस बात में, 10 बायोटेक्नोलॉजीज रोल। तो वो क्या कह रहा है, इसलिए जो बायोटेक्नोलॉजी का रोल है, तो 10 बायोटेक्नोलॉजीज रोल इन एग्रीकल्चर एंड द रेगुलेशन और द सेम cannot be understood, अच्छा, of the same, not or the same, of the same। तो क्या कह रहे हैं, 10 biotechnologies role in agriculture and the regulation of the same cannot be understood solely in the context of current generation of GM crops। तो इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी का जो रोल है वो आज को मद्देनजर रखते हुए नहीं समझा जा सकता, उसको फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से समझना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। इंस्टेड देयर इज अ नीड टू टेक अ कॉम्प्रिहेंसिव लुक, मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली इसको देखने की जरूरत है, टेकिंग इनटू अकाउंट वेरियस एस्पेक्ट्स। ठीक है, और अलग अलग एस्पेक्ट्स को ध्यान रखते हुए उसको हमें देखना है, इंक्लूडिंग सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। उसके सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या होंगे सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे, सो दैट द पोटेंशियल और द टेक्नोलॉजी कैन बी हार्नेस्ड वाइल मिनिमाइजिंग नेगेटिव इम्पैक्ट्स। वेरी गुड, ताकि हम ऐसे फैक्टर्स को ध्यान में रख के उसको प्रिपेयर बनाएं जिसमें सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है और कोई नेगेटिव उसका इम्पैक्ट ना हो। गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन डेवलपिंग वेराइटीज, के बायोटेक्नोलॉजी की डेवलपिंग वेराइटीज में इंपॉर्टेंस को देखते हुए, दैट कैन हेल्प इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, जो क्लाइमेट चेंज को भी थोड़ा कम कर सकती है, मिटिगेट कर सकती है, एंड अडेप्टेशन में हेल्प कर सकती है। नॉट यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी एज अ पार्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान कैन नॉट बी एन ऑप्शन। तो बायोटेक्नोलॉजी को हम क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान का पार्ट ना बनाए, ऐसा नहीं हो सकता। डोमेस्टिक रेगुलेशन, डोमेस्टिक मतलब इंडियन लोकल की बात कर रहा है वो, डोमेस्टिक रेगुलेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कैन नॉट बी व्यूड इन आइसोलेशन ऑफ ट्रेड पॉलिसी एंड ऑब्लिगेशंस अंडर वेरियस इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस। के जो हमारी डोमेस्टिक रेगुलेशंस है बायोटेक्नोलॉजी की, वो सिर्फ आइसोलेटेड नहीं हो सकती सिर्फ ट्रेड पॉलिसी पे बेस्ड, या ऑब्लिगेशन जो हमारी इंटरनेशनल ट्रीटीज या कन्वेंशंस पे, हमें उसको और ब्रॉडर एस्पेक्ट में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने ये बातें, अच्छी बातें बताई हैं।
कि फ्यूचर में जीएम क्रॉप्स का क्या होने वाला है। तो पहले पढ़ते हैं क्या चार अजम्पशन दिए हैं। बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन इज एन इवॉल्विंग प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन जो है इट्स एन इवॉल्विंग प्रोसेस, ठीक है, वो सही कह रहा है कि फ्यूचर में उसको और बदलना पड़ेगा, तो दिस इज करेक्ट। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज नीडेड इन पॉलिसी डिसीजंस रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन। लोगों की पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, मतलब सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स उसने बोला ना, तो सोशियो इकोनॉमिक मतलब सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, तो ये भी ठीक है कि लोगों की नीड को ध्यान रखते हुए हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी बायोटेक्नोलॉजी के लिए। बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन शुड टेक इनटू अकाउंट सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स इन डिसीजन मेकिंग। ये भी बिल्कुल सही बात है, उसने बोला है कि सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को ये देखो ध्यान रख के ही उसको हमें डिसीजन मेकिंग को हमें ध्यान बनाना पड़ेगा। और फोर्थ है wider involvement of political executive in biotechnology regulation improves its effectiveness in dealing with the country's trade policies and international obligations. Wider involvement, very good. Wider involvement मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जब, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब उनके साथ जो मिलेगा, पॉलिटिशियंस का साथ जब मिलेगा उस चीज़ में, उसी से हम रेगुलेशंस को, इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है, चारों ही एजम्पशन बिल्कुल वैलिड है, एंड आई थिंक ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ के और ध्यान से उसकी इंप्लीकेशंस को समझना होता है, वो क्या कहना चाह रहा है। कोई चीज़ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करनी चाहिए, अगर कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है दैट मीन्स हम कहीं गलत कर रहे हैं, राइट। तो वो चीज़ ध्यान में रख के हमें पढ़ना होता है। और इस पे एक और क्वेश्चन है इसी पैसेज पे हमें जो सॉल्व करना है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट इंप्लाइज द क्रक्स ऑफ द पैसेज। पूरे पैसेज का क्रक्स क्या है, निचोड़ क्या है। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इज नॉट गिवन इंपॉर्टेंस इन करंट डिबेट ऑन डेवलपिंग जीएम क्रॉप्स। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, प्रिकॉशन को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही जीएम क्रॉप्स के डेवलपमेंट में, ओके। वैसे प्रिकॉशन की कहीं बात आई नहीं है, बट आगे देखते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जा रहा, वो कह रहे देना पड़ेगा, उसने ये बोला, उसने ये नहीं कहा दिया नहीं जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट करंटली यूज इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन मैकेनिज्म्स। अभी तो एक ही ट्रेट में यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि अभी हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहीं पे एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। ये क्रक्स भी नहीं है पैसेज का, बाय द वे, ठीक है। क्रक्स क्या होता है, पूरे पैसेज का निचोड़ जो है वो क्या कहना चाह रहा है, वो हमें ढूंढना है। आगे बढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजीज रोल इज नॉट कन्फाइंड टू द करंट प्रायोरिटीज ऑफ डेवलपिंग जीएम क्रॉप्स। यस, बायोटेक्नोलॉजी का जो रोल है वो सिर्फ जो करंट प्रायोरिटीज़ है ना सिंगल ट्रेट वाली, उससे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, उसको फ्यूचर में और वाइड होना पड़ेगा, यही उसने कहा है पूरे पैसेज में। एंड द नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड। नेगेटिव इंपैक्ट तो है ही नहीं, उसने बात ही नहीं करी। तो आई थिंक क्लियरली वी कैन अंडरस्टैंड ऑप्शन सी इज द क्रक्स ऑफ द पैसेज, कि बायोटेक्नोलॉजी का जो रोल है वो सिर्फ आज की प्रायोरिटी को ध्यान में रख के नहीं, फ्यूचर की प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रख के बनाना पड़ेगा, उसको ध्यान में, मतलब उसको इंपॉर्टेंस उस तरह से देनी पड़ेगी। तो आई थिंक ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे लॉजिकली और रैशनली अपने आंसर्स को सॉल्व करना होता है, जो गिवन है उसी पे बिल्डअप करो अपने आंसर, जो नहीं गिवन है उसको अज्यूम मत करो, ठीक है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब इस पैसेज में उसने, सेकंड पैसेज में उसने क्या कहा है कि एक क्रिटिकल मैसेज जो इस पैसेज से हमें मिलता है, तो वो देखना है हमें क्या है। तो पढ़ते हैं पैसेज। स्पेनिश शिप्स इन द लेट 16th सेंचुरी, फर्स्ट स्पेनिश शिप्स की बात कर रहा है 16th सेंचुरी में, जब ये ट्रेड वेरेड हुआ करता था शिप्स के थ्रू। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसी टाइम की बात है ना, स्पेनिश, पोर्चुगीज और ये आपके ये ब्रिटिश शिप्स, फ्रेंच नेवी जो थी, ये यही 3-4 कंट्रीज थी जो बहुत फेमस थी उस टाइम पे। तो क्या कह रहा है वो, स्पेनिश शिप्स इन द लेट 16th सेंचुरी फर्स्ट ब्रॉट द पोटैटो ट्यूबर फ्रॉम साउथ अमेरिका। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं, 16th सेंचुरी में स्पेनिश शिप्स पहली बार पोटैटो लेके आए साउथ अमेरिका से टू यूरोप के अंदर, whereby in the early 19th century it had become a reliable backup to cereal crops, particularly in the cold रेन सोक्ड सॉइल्स ऑफ आयरलैंड। वो क्या कह रहा है कि 16वीं सदी में पहली बार पोटैटो साउथ अमेरिका से यूरोप में आया, और 19वीं सदी तक, मतलब अगले 200 सालों तक, 200-250 सालों में वो एक रिलायबल बैकअप क्रॉप बन गया, ठीक है। स्पेशली आयरलैंड जहाँ पे बहुत ठंड और बहुत मॉइस्टी इन्वायरमेंट होता था। The Irish, जो Irish people है, the Irish were soon almost wholly dependent on the potato as their staple food। और थोड़े टाइम पे क्या हुआ, आयरिश जो आयरलैंड के जो लोग थे वो सिर्फ पोटैटो पे ही निर्भर करने लग गए एज देयर स्टेपल फूड। एंड दे वर प्लांटिंग प्राइमरली वन प्रोडिजियस वैरायटी, और वो सिर्फ एक ही वैरायटी उगा रहे थे, द लंपर पोटैटो, जो उसका नाम दिया है उसने, लंपर पोटैटो को ही वो उगा रहे थे, एक ही वैरायटी को वो उगा रहे थे वहाँ पे। हुज जेनेटिक फ्रिल्टी मतलब जेनेटिकली वीक थी, हुज जेनेटिक फ्रिल्टी वुड बी क्रूली एक्सपोज्ड बाय द फंगस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट्स। और बाद में क्या हुआ, वही जो कमज़ोर थी, जो जेनेटिक उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स थी, जो वो वीक थी, और बाद में
वो क्रूली एक्सपोज हुई एक फंगस से जो कि जिसने उसको खराब किया। इन 1845 की बात कर रहे हैं, इन 1845 स्पोर्स ऑफ द डेडली फंगस बिगैन स्प्रेडिंग अक्रॉस द कंट्री। तो उसने बोला कि 1800 साढ़े 1800 1845 के आसपास जो फंगस था ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट, इसके जो स्पोर्स थे वो पूरे देश में दिखने लगे, डिस्ट्रॉइंग नियरली ऑल द लंपर्स इन इट्स पाथ। और उसने सारा जो आलू थे, पोटैटोस थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। द रिजल्टिंग फैमिन किल्ड एंड डिस्प्लेस्ड मिलियंस। और उसकी वजह से जो अकाल पड़ा, मतलब जो बेसिकली, अब देखो यार, एक क्रॉप पे अगर आप डिपेंडेंट हो पूरा देश, और अगर वो पूरी क्रॉप खराब हो जाए तो क्या होगा? भुखमरी आ जाएगी, अकाल पड़ जाएगा। तो इसकी वजह से बहुत लोग अकाल की वजह से मारे गए और मिलियंस को अपना घर छोड़ के वहां से जाना पड़ा। तो क्या मैसेज दे रहे हैं कि भाई एक क्रॉप पे ऊपर डिपेंड मत करो, डाइवर्सिटी रखो उसमें, ये जो मुझे लग रहा है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनी फॉरेन प्लांट इनटू अ कंट्री द सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ दैट कंट्री शुड बी सुटेबल। ओके, बात तो ठीक है, बट देखते हैं। एज अ स्टेपल फूड ऑफ अ कंट्री ट्यूबर क्रॉप्स लाइक पोटैटो कैनॉट रिप्लेस सीरियल क्रॉप्स। ये मैसेज नहीं देना चाह रहा वो, हिडन मीनिंग ढूंढना होता है कि क्या बात कन्वे की है उसने। आगे पढ़ते हैं। सम ऑफ द फंगल इन्फेक्शंस और ऑफ प्लांट्स कैनॉट बी प्रिवेंटेड और स्टॉप्ड फ्रॉम स्प्रेडिंग अक्रॉस लार्ज एरियाज, के कुछ इन्फेक्शन को रोका ही नहीं जा सकता। या रिलाइंग ऑन होमोजेनस फूड सोर्स इज नॉट डिजायरेबल। यस, तो उसने क्या बोला है कि एक ही तरह के फूड पे रिलाई करना डिजायरेबल नहीं होता, आपको वैरायटी होनी चाहिए आपकी क्रॉप्स में। बिल्कुल सही बात है, और यही उसने पूरे पैसेज में कहा है कि अगर आप एक ही क्रॉप पे डिपेंड हो जाओगे, अगर उस पर कुछ खराबी आ गई तो सारे देश में प्रॉब्लम आ जाएगी, सारे लोगों को मुश्किल पड़ जाएगी। तो एक क्रॉप पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो रिलाइंग ऑन होमोजेनस, होमोजेनस क्या होता है? एक ही तरह का फूड सोर्स पे रिलाई नहीं करना चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए, ताकि अगर बाई चांस एक पे खराबी आ जाए तो बाकी आप यूज कर पाओ। ठीक है, चलो गाइस, तो नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। उसने क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रैशनल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द पैसेज। क्या इंप्लीकेशन हो सकती है इस पैसेज की, तो वो हमें ढूंढना है। उसने 5 प्रायोरिटीज दी हैं हमें ढूंढना कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पढ़ते हैं पैसेज। इंडिया इज एट वंस अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल इकोनॉमीज। यस, सच बात है। अभी तो इंडिया तो अभी इस टाइम तो फास्टेस्ट है 2024 में। 2020 का पैसेज है तो उस टाइम पे वन ऑफ द फास्टेस्ट हुआ करती थी। तो इंडिया इज एट वंस अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल इकोनॉमीज एंड होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माल नरिश्ड चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। वो क्या कह रहे हैं? इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल इकोनॉमीज में से है, और कॉन्ट्रडिक्टरीली इंडिया में सबसे ज्यादा माल नरिश्ड चिल्ड्रन है, मतलब कमजोर बच्चे हैं। ठीक है, जिनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता। देर आर रीजन्स वेयर माल न्यूट्रिशन इज नॉट द एक्सेप्शन बट द नॉर्म। और ऐसे ऐसे एरियाज भी हैं इंडिया में जहाँ पे माल न्यूट्रिशन एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्म है, मतलब सभी में मिलेगा आपको। एंड अक्रॉस द कंट्री माल न्यूट्रिशन इज द कॉज ऑफ डेथ ऑफ रफली हाफ ऑफ द 1.3 मिलियन चिल्ड्रन हु डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे ईच ईयर। तो 1,30,000 बच्चे जो हर साल मर जाते हैं, उनमें से आधी मौत माल न्यूट्रिशन की वजह से होती हैं इंडिया में। इवन दोज चिल्ड्रन हु सर्वाइव सफर परमानेंटली फ्रॉम द डैमेज दैट हैज ऑलरेडी बीन डन टू देयर बॉडीज एंड माइंड्स फ्रॉम नॉट गेटिंग इनफ ऑफ द राइट फूड्स एंड न्यूट्रिएंट्स। और जो आधे बच जाते हैं वो मतलब एक 1.3 तो मर गए, उनमें से आधे क्या बोल रहे हैं, वो मालन्यूट्रिशन से मरते हैं। और जो बच जाते हैं, ठीक है, उनमें वो सारी उम्र के लिए उनकी बॉडीज, माइंड्स न्यूट्रिएंट की लॉस की वजह से या कमी की वजह से खराब हो जाती है। अराउंड 44 मिलियन चिल्ड्रन अंडर 5 आर स्टंटेड। मतलब 4.5 लाख बच्चा क्या होते हैं? स्टंटेड होते हैं, मतलब कमजोर पैदा होते हैं। दिस दैट मेक्स इट हार्डर फॉर देम टू लर्न इन स्कूल एंड सब्सिक्वेंटली अर्न अ लिविंग एज अडल्ट्स। और इसी वजह से स्कूल में अच्छे से सीख पढ़ नहीं पाते। खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो ब्रेन डेवलप नहीं होएगा यार, तो अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे और अच्छे से कमा भी नहीं पाएंगे। देयर लाइफ टाइम अर्निंग्स पोटेंशियल इज ऑलमोस्ट अ क्वार्टर लेस देन दैट ऑफ देयर हेल्दी पीयर्स। वो क्या कह रहे हैं कि भाई उनका लगभग जो पोटेंशियल है वो एक क्वार्टर, मतलब एक तिहाई, एक चौथाई जो हिस्सा है वो कम है कंपेयर टू हेल्दी पीपल। तो मतलब हम अपने ह्यूमन कैपिटल को खराब कर रहे हैं क्योंकि उसके पास माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, उनमें माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो क्या इंप्लीकेशन दिए हैं उसने, अब देखते हैं। इंडियाज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी मॉनिटर बाय द यूनियन गवर्नमेंट। कि इंडिया का जो पीडीएस है, मतलब जो खाना बांटती है सरकार, जो फ्री में खाना देती है, वो यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट को मॉनिटर करना चाहिए। ये इंप्लीकेशन है इसका।
ओके देखते हैं। गर्ल्स शुड बी इनकरेज टू डिले मैरिज एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी, कि गर्ल्स को पहली मतलब शादी और पहली प्रेगनेंसी को थोड़ा डिले करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। वैसे इसमें कहीं ये बात कही नहीं है। आगे देखते हैं। मदर शुड बी इनकरेज टू ब्रेस्ट फीड द चिल्ड्रन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। ओके, द सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज टू ऑल शुड बी इंश्योर्ड, यस, एंड अथॉरिटीज शुड इंश्योर द वैक्सीनेशन एज प्रिस्क्राइब्ड। वैक्सीनेशन की कहीं बात नहीं हुई है, बीमारियों की, माल न्यूट्रिशन की बात हो रही है इसमें, बीमारियों की बात नहीं हो रही है कहीं पे भी। तो फिफ्थ आई थिंक ये कहीं बिल्कुल गलत है। तो फिफ्थ जिसमें उसको एलिमिनेट कर दो, तो हम ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर सकते हैं। बचा अपने पास ए या सी। नहीं, आई थिंक पहले चारों बिल्कुल सही इम्प्लीकेशन थे कि अगर ये सिचुएशन है इंडिया में, तो बिल्कुल सही बात है। सैनिटेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, माँ को स्टंटेड बेबीज ना हो इसलिए माँ को बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, ठीक है, थोड़ा हेल्दी मैरिज एज होनी चाहिए और हेल्दी प्रेगनेंसी होनी चाहिए, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। तो आई थिंक all the four options are first four options are absolutely correct. Authority should ensure वैक्सीनेशन की कहीं पे बात नहीं हुई, क्योंकि बीमारियों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, माल न्यूट्रिशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। तो इस तरह से लॉजिकली एलिमिनेट करके गलत ऑप्शंस को अपने आंसर तक पहुंचना है आपको एग्जाम में, और इसी तरह से अपने एग्जाम की तैयारी भी आपने करनी है। तो आई होप ये आपको हेल्प करेगा। और अगर आपको हमसे जुड़ना है, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है, तो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जो हम 100 आवर्स में आपको यूपीएससी सीसेट के लिए प्रिपेयर करते हैं, सभी सब्जेक्ट्स के लिए, क्वांट्स, रीजनिंग एज वेल एज इंग्लिश, जिसमें सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर टेस्ट सीरीज में सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, वीकली लाइव डाउट सेशंस हैं, और लाइव क्लासेस भी अभी चल रही हैं एग्जाम से पहले। तो कम ज्वाइन अस इन दिस कोर्स एंड गेट बेनिफिटेड। इस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो गो चेक इट आउट एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। तो आई थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड योर रिसेप्टिवनेस। अब कल मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, 2021 के पैसेजेस हम करना शुरू करेंगे कल से, और इस तरह से हम सारे प्रीवियस ईयर पैसेजेस कवर करेंगे, ताकि आपको समझ आए कि कैसे आपको लॉजिकली पेपर में बैठ के सॉल्व करने होते हैं पैसेजेस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज वंस अगेन। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर, दैट इज 8146207241 ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अस एन ईमेल at hello@edutab.co.in। I'll repeat the email address, hello@edutab.co.in, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी है किसी भी कोर्स से रिगार्डिंग या किसी भी रिगार्डिंग, और आपके फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ तक देखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं, आर दे हेल्पफुल फॉर यू और नॉट। तो आई विल सी यू अगेन टुमारो गाइज, टिल देन कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन गिविंग योर बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।